हेलो ऑल, वेलकम टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए लेक्चर में, जहां पर हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, नेशनल इमरजेंसी। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी पर काफ़ी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं और ये टॉपिक थोड़ा कंसेप्चुअल भी है, तो यहाँ पर मेंस के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमारा मेन एम रहेगा कि हम नेशनल इमरजेंसी टॉपिक को अच्छे से कवर कर लें और उसके बाद इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें, ताकि हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसका फ़ायदा क्या रहेगा कि आपको हमारी वीडियोस की जो अपडेट है वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। उसके साथ साथ जो हमारी लेक्चर्स की पीडीएफ हैं वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं लेक्चर की। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है नेशनल इमरजेंसी। देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक यूनिक फीचर है नेशनल इमरजेंसी की, जो बेसिकली इसलिए बनाया गया है कि जो सेंटर है उसको हम थोड़ा पावरफुल कर सकें, ताकि वो एबनॉर्मल सिचुएशन को मीट कर सके। क्या होता है कि कई बार नॉर्मल पॉलिटिक्स चल रही होती है, लेकिन कुछ ऐसे इंस्टेंसेस आते हैं जहां पर जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और हमें एक पावरफुल बॉडी चाहिए होती है उस एबनॉर्मल सिचुएशन को मीट करने के लिए। तो नेशनल इमरजेंसी एक ऐसा प्रोविजन है जहां पर विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन हम अपने फेडरल सिस्टम को यूनिटरी सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं और सेंटर को इतना पावरफुल बना देते हैं ऑन द कॉस्ट ऑफ स्टेट कि वो उस एबनॉर्मल सिचुएशन को डील कर पाए। ठीक है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी वाली बात है या फिर जो इमरजेंसी के प्रोविजन है वो कहां पर दिए गए हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर पार्ट 18 कंटेन्स डिटेल्ड प्रोविजन रिगार्डिंग इमरजेंसी। देखिए, आपको जब भी कोई टॉपिक कवर करना है तो वहां पर अगर आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल्स है वो पक्का पता होने चाहिए। उसके साथ साथ कौन सा पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब नेशनल इमरजेंसी करती क्या है कि इट ट्रांसफॉर्म द फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब जहां पर हम सेंटर और स्टेट को अलग अलग पावर देखते हैं फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, ठीक है, इनटू अ यूनिटरी वन, जहां पर हम सेंटर को ऑल पावरफुल बना देते हैं एंड मेक्स द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल पावरफुल टू टेक एनी इमरजेंसी सिचुएशन। ठीक है, अब ये इमरजेंसी कितने तरीके की होती है, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली 3 टाइप की इमरजेंसी बताई गई हैं। पहली है नेशनल इमरजेंसी, जिसको आर्टिकल 352 में मेंशन किया गया है। देखिए, नेशनल इमरजेंसी फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड होती है। भले ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको डिवाइड नहीं किया है, लेकिन हमने फ्रॉम दी टॉपिक पॉइंट ऑफ व्यू इसको डिवाइड कर रखा है, फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू कि इसको इजी। हेलो ऑल, वेलकम टू एडुटैप हिमाचल प्रदेश यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए लेक्चर में, जहां पर हम इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नेशनल इमरजेंसी डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर प्रीलिम्स में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और मेंस में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो इस टॉपिक को हम अच्छे से कवर करेंगे और इसके ऊपर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाए। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। इसका फ़ायदा क्या रहेगा कि आप हमारी जो वीडियोस हैं उनकी अपडेट लेते रहेंगे। इसके साथ साथ हमारे जो लेक्चर्स की पीडीएफ हैं उनको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरुआत करें लेक्चर की। हमारा आज का टॉपिक है नेशनल इमरजेंसी। देखिए, जब भी हम इंडियन पॉलिटी का कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि उसके रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिक बनाता है और कॉन्स्टिट्यूशन में जो इसका मेंशन है वो आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 में आता है। कौन से आर्टिकल? 352 कहाँ तक? 360 कौन से पार्ट में? पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ फैक्चुअल बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब नेशनल इमरजेंसी का जो कंसेप्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों दिया गया है? देखिए, जब नॉर्मल सिचुएशन चल रही है तब सेंटर और स्टेट दोनों को पावर डिवाइड करके दी गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। लेकिन अगर मान लो कोई एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसको डील करना काफ़ी मुश्किल है, तो उस केस में जो हमारा सेंटर है उसको ऑल पावरफुल बनाने के लिए ये इमरजेंसी प्रोविजन रखे गए हैं। देखिए, होता क्या है कि अगर मान लो कोई विपदा आ जाए तो आपको एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी बनना पड़ता है, आपको एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बनना पड़ता है, ताकि आप उस एबनॉर्मल सिचुएशन से डील कर पाओ। तो इस आदमी को, इस पर्सन को एबनॉर्मल सिचुएशन से डील करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरह का प्रोविजन है। कौन सा? नेशनल इमरजेंसी। और ये पर्सन कौन है? ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, ताकि ये किसी भी ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन को डील कर ले जो कि देश की सिक्योरिटी को, यूनिटी को, इंटीग्रिटी को या फिर सिक्योरिटी को हार्म पहुंचा सकती है।
ठीक है। इसका एक कारण और भी है हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल इमरजेंसी होने का, कि हमारा जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है उसको कोई इंटरनल जो प्रॉब्लम है वो अफेक्ट ना कर दे, इस वजह से भी हमने इमरजेंसी प्रोविजन अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखे हैं। ठीक है। तो बेसिकली इमरजेंसी करती क्या है, इमरजेंसी ट्रांसफॉर्म करती है फेडरल स्ट्रक्चर को, वो स्ट्रक्चर जहां पर स्टेट और सेंटर को पावर दी गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इनटू अ यूनिटरी वन, जहां पर सेंटर जो है वो ऑल पावरफुल बन जाता है और उसके पास स्टेट की पावर भी आ जाती है जब भी एबनॉर्मल सिचुएशन अराइज होती है। अब ये इमरजेंसी कितने टाइप की है, तो बेसिकली इमरजेंसी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर रखी है अंडर आर्टिकल 352 टू आर्टिकल 360, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। पहली है नेशनल इमरजेंसी, जिसका मेंशन हमें आर्टिकल 352 में देखने को मिलता है। ठीक है। फॉर दी स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू हमने इसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक्सटर्नल इमरजेंसी एंड इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी का मतलब वो इमरजेंसी जिसके पीछे जो कारण है वो कहीं ना कहीं बाहर से रिलेट करते हैं, जैसे वॉर, कि किसी और कंट्री ने हम पे अटैक कर दिया, चाइना ने हम पे अटैक कर दिया, पाकिस्तान ने हम पे अटैक कर दिया। एंड दूसरा तरीका है एक्सटर्नल एग्रेशन, कि अभी अटैक नहीं किया बट दे आर शोइंग द एग्रेशन। ठीक है। फिर दूसरी जो कैटेगरी है वो है इंटरनल इमरजेंसी, जिसके पीछे जो कारण है वो विद इन द कंट्री इटसेल्फ है। तो आर्म्ड रेबेलियन इज द कॉज फॉर इंटरनल इमरजेंसी, जिसके पीछे नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी ऑफ 2 टाइप, एक्सटर्नल इमरजेंसी एंड इंटरनल इमरजेंसी। एक्सटर्नल इमरजेंसी 2 ग्राउंड के बेसिस पर लगाई जा सकती है, वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। एंड इंटरनल इमरजेंसी एक ग्राउंड के बेसिस पर लगाई जा सकती है, विच इज आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है। आप याद रखिएगा क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि इंटरनल इमरजेंसी में जो पहले ग्राउंड था वो था इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है। लेकिन काफी वेग ग्राउंड था, तो जो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी उसने उस ग्राउंड को चेंज करके, इंटरनल डिस्टर्बेंस ग्राउंड को चेंज करके रिप्लेस कर दिया विद द न्यू ग्राउंड आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है। अब दूसरी जो कैटेगरी है इमरजेंसी की वो है स्टेट इमरजेंसी, जिसको बेसिकली प्रेसिडेंट रूल के नाम से हम जानते हैं, और इसका जो मेंशन है वो आर्टिकल 356 में किया गया है। इसको हम जानते हैं फ्रॉम द नेम ऑफ प्रेसिडेंट रूल। ठीक है। तीसरी जो इमरजेंसी है वो है आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब भी हमारे देश की जो स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट को कोई थ्रेट पहुंचेगी तो हम फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट को एम्पावर किया गया है। ठीक है। तो ये तीनों ही इमरजेंसी लगाने की पावर किसको दी गई है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अब हमारा आज का टॉपिक कौन सा है, हमारा आज का टॉपिक है नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। हम इसको डिस्कस करेंगे, सॉरी प्रेसिडेंट रूल नहीं आएगा, ये वाला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो नेशनल इमरजेंसी कौन लगा सकता है, देखिए नेशनल इमरजेंसी लगाने की पावर दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और कब वो लगा सकते हैं, जब भी उनको ऐसा लगे कि हमारे देश की सिक्योरिटी को थ्रेट है बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और बाय आर्म्ड रेबेलियन, तो उस केस में वो पूरे इंडिया पर या इंडिया के किसी पार्ट पर नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। देखिए पहले ये प्रोविजन नहीं था कि वो किसी पार्ट पर लिमिट कर सकते हैं द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, लेकिन बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 उनको एम्पावर किया गया कि अगर वो चाहें तो जो इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन है उसको एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ कंट्री पर भी लिमिट कर सकते हैं। ठीक है। अगर मान लो प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि अभी डेंजर नहीं आया है लेकिन आ सकता है, ठीक है, अभी एक्चुअल वॉर नहीं हुई है लेकिन हो सकती है, तो उस केस में भी वो इमरजेंसी पहले से लगा सकते हैं। ठीक है। एक और खास बात आपको ध्यान ये रखनी है कि जब भी प्रेसिडेंट साहब इमरजेंसी लगाएंगे तो उनको सलाह कौन देगा, उनको सलाह देगी कैबिनेट हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से प्रेसिडेंट साहब इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं, उनको इमरजेंसी लगाने से पहले एक रिटन लेटर मिलना चाहिए फ्रॉम द कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो कैबिनेट की मर्जी प्लस प्राइम मिनिस्टर की मर्जी, और वो भी रिटन जो एडवाइस है उसके बेसिस पर ही प्रेसिडेंट साहब जो इमरजेंसी है नेशनल इमरजेंसी उसको प्रोक्लेम कर सकते हैं। ठीक है। अब प्रेसिडेंट साहब एक बार नेशनल इमरजेंसी अगर प्रोक्लेम कर दें तो उसके बाद उस ऑर्डर को पार्लियामेंट्री अप्रूवल भी चाहिए। अब पार्लियामेंट से कितने टाइम के अंदर अप्रूवल चाहिए, पार्लियामेंट से 1 महीने के अंदर अंदर अप्रूवल चाहिए। दोनों हाउस जो पार्लियामेंट के हैं वो 1 महीने के अंदर इस इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन को अप्रूव कर दें बाय स्पेशल मेजोरिटी। याद रखिए कि पहले जो ये मेजोरिटी थी वो सिंपल मेजोरिटी थी, लेकिन बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 इस मेजोरिटी को स्पेशल मेजोरिटी कर दिया गया। मतलब क्या कि मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस प्लस 2/3 मेजोरिटी ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है। और जो टाइम पीरियड है इसको भी पहले 2 मंथ का हम देखते थे बिफोर 44th अमेंडमेंट, लेकिन बाद में इसको रिड्यूस करके 44th अमेंडमेंट ने 1 महीने का कर दिया। ठीक है। एक बार अगर नेशनल इमरजेंसी पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दी तो वो 6 महीने तक कंटिन्यू रहती है। ठीक है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो उसको इनडेफिनेट पीरियड तक कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन हर 6 महीने बाद उसको पार्लियामेंट्री अप्रूवल देना पड़ेगा। अब बात करें रेवोकेशन की, कैसे इमरजेंसी को हम हटा सकते हैं। तो देखिए प्रेसिडेंट साहब अगर चाहें तो इमरजेंसी को, नेशनल इमरजेंसी को किसी भी टाइम रिवोक कर सकते हैं बाय इशूइंग अ फ्रेश प्रोक्लेमेशन।
जहां पर वो बोले कि नेशनल इमरजेंसी को मैं खत्म कर रहा हूं। अब पहले क्या था कि पहले सिर्फ यही तरीका था इमरजेंसी को खत्म करने का कि प्रेसिडेंट साहब एक नई जो प्रोक्लेमेशन है वो जारी करेंगे और नेशनल इमरजेंसी को एंड कर देंगे। लेकिन बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट लोकसभा को भी इंपावर किया गया कि अगर वो चाहे तो वो इनिशिएट कर सकता है प्रोसीडिंग्स फॉर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द इमरजेंसी। इसके लिए करना क्या पड़ेगा कि लोकसभा के एटलीस्ट 1/10 मेंबर, लोकसभा की टोटल मेंबरशिप कितनी है 545, तो एटलीस्ट 55 मेंबर अगर लोकसभा के रिटर्न में एक नोटिस दे दें तो एक स्पेशल सीटिंग हाउस की बुलानी पड़ेगी विद इन 14 डेज, और उसके बाद ये चेक किया जाएगा कि नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू करें या ना करें। और अगर वो रेजोल्यूशन सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाती है जो इमरजेंसी को खत्म करना चाहती है, तो इमरजेंसी आपकी डिसकंटिन्यू हो जाएगी। तो बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 एक स्पेशल प्रोसीजर बताया गया जहां पर लोकसभा अगर चाहे तो सिंपल मेजोरिटी से नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। देखिए, नेशनल इमरजेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जो कि नॉर्मल फैब्रिक जो होता है सेंटर स्टेट रिलेशन का उसको अफेक्ट कर देती है। सेंटर स्टेट रिलेशन में तीनों एस्पेक्ट, एग्जीक्यूटिव एस्पेक्ट, लेजिस्लेटिव एस्पेक्ट एंड जुडिशियल एस्पेक्ट, तीनों ही चेंज हो जाते हैं। फाइनेंशियल एस्पेक्ट तीनों ही चेंज हो जाते हैं। अगर हम एग्जीक्यूटिव डोमेन की बात करें तो जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो सेंटर अगर चाहे तो स्टेट को किसी भी मैटर पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकता है। देखिए, जब नॉर्मल सिचुएशन होती है तो सिर्फ 4-5 चीजें ऐसी हैं जहां पर जो सेंटर है वो डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को, लेकिन जब आपकी नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो किसी भी मैटर पर वो डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को। देखिए, अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव रिलेशन की, तो जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो तो अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो पार्लियामेंट अगर चाहे तो किसी भी स्टेट लिस्ट के मैटर पर कानून बना सकता है। नो डाउट स्टेट की पावर भी बरकरार रहती है, लेकिन ओवरराइडिंग पावर किसको मिल जाती है? पार्लियामेंट को। ठीक है, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी है तो प्रेसिडेंट साहब ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं इवन ऑन दी स्टेट लिस्ट। ठीक है, अब जो ये सेंटर स्टेट रिलेशन चेंज हो रहे हैं, ये चेंज सिर्फ उसी स्टेट के लिए नहीं होते जहां पर इमरजेंसी ऑपरेशन में होती है, बल्कि उसके साथ साथ सभी स्टेट्स पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, ये प्रोविजन ऐड किया गया था बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो चाइना ने अटैक किया अरुणाचल प्रदेश पे, ठीक है, तो प्रेसिडेंट साहब ने इमरजेंसी लगा दी अरुणाचल प्रदेश पे कि नेशनल इमरजेंसी में लगा रहा हूं एक पर्टिकुलर पार्ट पर कंट्री के, अरुणाचल प्रदेश। तो अगर मान लो सेंटर स्टेट रिलेशन अफेक्ट होंगे तो ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश तक लिमिटेड नहीं रहेंगे, ये किसी और स्टेट पर भी अप्लाई होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो लोकसभा या स्टेट जो असेंबली है उसकी जो नॉर्मल लाइफ है वो 1 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है बियॉन्ड इट्स नॉर्मल टर्म बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, और ये इंडेफिनिट पीरियड तक के लिए एक्सटेंड की जा सकती है, बट एक पर्टिकुलर टाइम पर 1 साल के लिए एक्सटेंशन मिलेगी। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी रिवोक होती है तो उसके बाद 6 महीने के बाद ये जो एक्सटेंशन है खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑन फंडामेंटल राइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 358 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 359 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूंगा कि जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हो तो पहले 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 ने ये बोला था कि प्रेसिडेंट साहब का जो डिसीजन है नेशनल इमरजेंसी लगाने का, इट इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, उसका जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं है। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 एंड मिनर्वा मिल केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो प्रेसिडेंट साहब नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं उसका जो जुडिशियल रिव्यू है हम कर सकते हैं कि वो किस ग्राउंड पर है, उसको हम चेक कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है हमारी नेशनल इमरजेंसी का, तो बिल्कुल पॉसिबल है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है, वापस आते हैं आर्टिकल 358 पर। आर्टिकल 358 कहता है कि जैसे ही नेशनल इमरजेंसी अप्लाई होगी, जैसे ही प्रोक्लेमेशन मेड करी जाएगी फॉर द नेशनल इमरजेंसी, जो 6 फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19 वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएंगे। मतलब क्या कि जैसे ही इमरजेंसी लगी वो आर्टिकल 19 के जो 6 राइट्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे, उनके लिए कोई सेपरेट ऑर्डर नहीं आएगा। जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा। अब इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो नेशनल इमरजेंसी लग गई तो आपका जो आर्टिकल 19 है वो सस्पेंड हो गया, तो ऐसे टाइम पर पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो ऐसे कानून बना सकता है जो आपके आर्टिकल 19 को इंक्रोच कर सकें। ठीक है, और उस केस में आपके पास कोई रेमेडी नहीं रहेगी। ठीक है, अब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने ऐसा बोला कि ये जो सस्पेंशन है ऑटोमेटिक आर्टिकल 19 के तभी होगी जब इमरजेंसी एक्सटर्नल ग्राउंड पे लगाई गई है, जब वॉर और एग्रेशन के बेसिस पर लगाई गई है। सिमिलरली आर्टिकल 359 क्या कहता है कि जब इमरजेंसी लगे तो प्रेसिडेंट साहब अगर चाहें
देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं है, यहाँ पर अगर प्रेसिडेंट साहब चाहें तो वो एक ऑर्डर निकाल सकते हैं जहाँ पर वो राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ सर्टेन राइट सस्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर राइट सस्पेंड नहीं हो रहा, जैसे आर्टिकल 358 में आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो रहा है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं हो रहा। प्रेसिडेंट साहब इमरजेंसी लगने के बाद एक ऑर्डर और नया निकाल सकते हैं जहां पर वो कह सकते हैं कि मैं कुछ पर्टिकुलर राइट्स की जो इन्फोर्समेंट है उसको सस्पेंड कर रहा हूं। राइट को सस्पेंड नहीं कर रहा हूं, राइट की इन्फोर्समेंट को। राइट आपका अभी भी वैलिड है, लेकिन अगर स्टेट आपका राइट छीनता है तो उस केस में आपके पास कोई रेमेडी नहीं रहेगी, क्योंकि वो रेमेडी सस्पेंड कर दी गई है। इट इज नॉट द राइट बट दियर इन्फोर्समेंट सस्पेंडेड। ठीक है, अब सिर्फ वही राइट सस्पेंड होंगे जो प्रेसिडेंट के ऑर्डर में मेंशन है। ठीक है, और उतने ही पीरियड के लिए सस्पेंड रहेंगे जितना पीरियड ऑर्डर में बताया गया है, एंड उतने ही देश के पार्ट में एप्लीकेबल होंगे जितना ऑर्डर में स्पेसिफाई किया गया है। ये बहुत मेजर डिफरेंस है बिटवीन आर्टिकल 350 एंड 359। 358 जैसे ही इमरजेंसी लगेगी पूरी ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा, कोई नया ऑर्डर नहीं आएगा। आर्टिकल 359 में जितनी ड्यूरेशन ऑर्डर में बताई गई है और जो जो राइट ऑर्डर में बताए गए हैं सिर्फ उन्हीं की इन्फोर्समेंट सस्पेंड होगी। ये पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हमारा टॉपिक कंप्लीट है, कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक और बात कि कौन कौन सी अमेंडमेंट है जो आपको नेशनल इमरजेंसी के रिगार्डिंग याद रखनी है, कई बार बच्चे भूल जाते हैं। देखिए 38th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 ने ये बोला कि अगर एक प्रोक्लेमेशन लगी हुई है नेशनल इमरजेंसी की और दूसरी सिचुएशन भी आन पड़ी है जो खतरनाक है, तो उस केस में एक फ्रेश प्रोक्लेमेशन भी इशू की जा सकती है विदाउट ये सोचे कि पहले भी एक प्रोक्लेमेशन चल रही है। फॉर एग्जांपल अगर 1962 में चाइना ने हम पे अटैक किया तो इस केस में एक नेशनल इमरजेंसी लग गई। अब 1965 में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर दोबारा अटैक कर दिया, तो प्रेसिडेंट साहब अगर चाहें तो एक फ्रेश प्रोक्लेमेशन लगा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी की, इवन इफ ये पुरानी वाली नेशनल इमरजेंसी चल रही हो। ठीक है, फिर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने क्या किया, इसने प्रेसिडेंट साहब को इंपावर किया कि आप जो नेशनल इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन है वो एक पार्ट ऑफ द कंट्री के लिए भी लागू कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे मेन अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट। देखिए इससे पहले 1975 की नेशनल इमरजेंसी लग चुकी थी और वहां पर प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर था उसने सिर्फ अपनी मर्जी से एडवाइस देके प्रेसिडेंट साहब से इमरजेंसी लगवा ली थी। तो अब आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो इस वजह से 44th अमेंडमेंट की गई। यहाँ पर बोला गया कि वी आर रिप्लेसिंग द ग्राउंड फॉर इंटरनल इमरजेंसी, जो कि पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था उसको रिप्लेस किया गया बाय आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है, उसके बाद रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए होगी कैबिनेट की जब भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी। जुडिशियल रिव्यू होगा नेशनल इमरजेंसी का, 1 मंथ का टाइम है पार्लियामेंट्री अप्रूवल का जो कि पहले 2 महीने था। पीरियडिक अप्रूवल होगा नेशनल इमरजेंसी का, पहले क्या था कि एक बार अगर पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया तो वो इंडेफिनिट पीरियड तक चलती थी, लेकिन अब आपको हर 6 महीने पे पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होगा। पार्लियामेंट स्पेशली लोकसभा कैन रिवोक नेशनल इमरजेंसी। इसके साथ साथ आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359 में कुछ सेफगार्ड प्रोवाइड करे गए। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 359 में प्रेसिडेंट साहब अपने ऑर्डर में आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21 की इन्फोर्समेंट सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, ये हमेशा अलाइव रहेंगे। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन, द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? यूनियन कैबिनेट हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर शुड कम्युनिकेट द डिसीजन फॉर प्रोक्लेमिंग द नेशनल इमरजेंसी इन राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही है, अभी अभी हमने पढ़ा है कि 44th अमेंडमेंट ने यही प्रोवाइड किया है। अब बाकी भी चेक कर लेते हैं। द सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर इम्पोजिंग प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट इज बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। ये स्टेटमेंट गलत है, इट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। The proclamation of emergency must be approved by both the houses of parliament within 2 months, नहीं within 1 month बोला है 44th ने। The resolution for revocation of president rule must be passed by special majority, नहीं। देखिए रिवोकेशन अगर होगी लोकसभा के द्वारा तो वहां पर सिंपल मेजोरिटी से रिवोकेशन पास हो सकती है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 359 कैन नॉट सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट गारंटेड बाय। आर्टिकल 359 में कौन से राइट्स की जो इन्फोर्समेंट है वो सस्पेंड नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट साहब? हमने अभी पढ़ा आर्टिकल 20 एंड 21। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ आर्टिकल 358 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पहली स्टेटमेंट क्या है कि इट ऑटोमेटिकली सस्पेंड द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 एज सून एज द इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड। बिल्कुल सही है। इट ऑपरेट्स ओनली इन केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी। बिल्कुल सही है। 44th अमेंडमेंट एक्ट ने सेफगार्ड प्रोवाइड किया है, मैंने आपको बताया है। इट सस्पेंड 6 राइट्स अंडर आर्टिकल 19 फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नेशनल इमरजेंसी का, जहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। एक बार पक्का रीड आउट करिएगा इस टॉपिक को ताकि आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।